हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। तो हेडफोन लगा लीजिए और बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं जो कहूँ वो आपको करना होगा। और सबने हाँ में सर हिला दिया। फिर क्या था, मैं भी लग गया अपने काम में। मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा कर उस जगह का पता चलाया जहां कजरी और उन बिल्लियों को दफनाया गया था। मैंने दिन में ही उन सभी के कंकालों को निकलवा कर इकट्ठा कर लिया था। उन सभी को एक चिता पर रख दिया और एक भव्य हवन का आगमन कर सभी गांव वालों से सामग्री की आहुति करवाई। बहुत सारे मंत्र पढ़ने के बाद पूरे विधि विधान के साथ चिता को अग्नि के हवाले कर दिया। कुछ देर तक चिता जलती रही। फिर अचानक वहां धुआं बहुत बढ़ने लगा। तभी उस धुएं में कुछ हलचल सी होने लगी। फिर धीरे धीरे उसमें से एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा देख सभी गांव वाले घबराने लगे और कहने लगे, कजरी वापस आ गई, कजरी वापस आ गई। इतना ही कहा था कि तभी वो कजरी रोने लगी। सभी लोग उसकी तरफ ही देखने लगे। फिर वो रोते रोते बोली, मैंने जो अपने जीवन में पाप किए हैं उनकी माफी तो मुझे नहीं मिल सकती, मगर मैं जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ उपहार के रूप में छोड़े जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी का जीवन सुखद गुजरे और ये मेरी आखिरी इच्छा है कि आप इस उपहार को स्वीकार करें। यह कहकर वो हाथ जोड़कर सभी से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। वहां से जाते ही धुआं भी कम होने लगा। पूरी तरह से धुआं छटने के बाद वहां पर एक बड़ा सा मटका रखा नजर आया। मैंने उस मटके के नजदीक जाकर देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने उस मटके को जमीन पर ही पलटते हुए कहा, ये लो कजरी का दिया हुआ उपहार, जिसे देख गांव वालों की आंखों में चमक आ गई थी। उस मटके में इतने सारे सोने के जेवर थे कि उन सभी गांव वालों को आसानी से बांटे जा सकते थे। आज उन सभी गांव वालों की खुशी का ठिकाना न था। फिर मैंने कासिम की मदद से वो सारा सोना सब में बराबर बंटवाकर कजरी की अंतिम इच्छा को पूरा किया। कासिम ने कुछ हिस्सा मेरे लिए भी बचाकर रखा था। वो बोला, इंजीनियर साहब, सबका भला करने में कहीं अपना भला करना ना भूल जाना। ये कहकर उसने एक पोटली मेरी ओर कर दी जिसमें जेवर थे। वो सोने के जेवर इतनी रकम के तो लग ही रहे थे जितने की सोनिया के पापा से मैंने वादा किया था। मैं चाहता तो वो सब लेकर वहां से चला जाता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं गांव वालों के लिए और अपने भविष्य के लिए कुछ करना चाहता था। तभी कासिम मुझसे कहने लगा, क्या बात है साहब, आप तो छुपा रुस्तम निकले। इंजीनियर की पढ़ाई में तंत्र मंत्र भी सिखाया जाता है क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं इंजीनियरिंग से पहले एक अघोरी बाबा का शिष्य था। उन्होंने मुझे यह सब सिखाया है। यही सब बातें करते हुए हम घर की तरफ चले आए। घर आकर कासिम मुझसे कहने लगा, चुड़ैल से तो आजादी मिल गई इंजीनियर साहब, इस गांव को नरक से भी आजाद करवा दो। जरूर कासिम भाई, मैं इस बारे में सोच ही रहा था। कल सुबह गांव वालों को बुलवा लो, कुछ जरूरी बातें करनी है गांव के भले के लिए। ये बात सुनकर कासिम वहां से चला गया। फिर अगली सुबह कासिम ने चौपाल पर सभी लोगों को इकट्ठा कर रखा था। मैं चबूतरे पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, गांव के भविष्य के लिए आप सबको कुछ जरूरी बातें बतानी हैं। आप सबकी जमीन मुझे किराए के रूप में कुछ दिनों के लिए चाहिए, जिसमें
मैं आप सब के साथ मिलकर एक बहुत बड़े स्तर पर खेती करना चाहता हूँ। अगर हमारी फसलें अच्छी रही तो आप सभी को इसका फायदा होगा। तभी उसमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, मैं अपनी जमीन आपको किराए पर नहीं दूंगा। ये बात सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। तभी अगले ही पल वो बूढ़े आदमी बोले, बेटा, तुमने जो हमारे लिए किया है उसका कोई मोल नहीं, तो हम इस मामूली सी जमीन का किराया कैसे ले सकते हैं आपसे। तुम जब तक चाहो तब तक हमारी जमीनों का इस्तेमाल कर सकते हो। सभी लोग उन चचा की बातों के साथ हामी भरने लगे। फिर मैंने कहा, आप सभी का यही फैसला है तो ठीक है, एक फैसला मेरा भी है। मेरी कंपनी में हिस्सेदारी। हमारी कंपनी का नाम फुलवारी फार्मर होगा, जिसमें आप सभी लोग बराबर के हिस्सेदार होंगे। आज से किसी को भी कहीं और जाकर नौकर बनकर काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी खुद की कंपनी में खुद मालिक बनकर काम कीजिए। मेरी बात सुनकर सभी गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा। फिर मैंने उन्हें बोला, ये मौसम गेहूं की फसल लगाने का है और हम सारे खेतों में गेहूं की फसल लगाएंगे। वो सभी लोग तैयार हो गए। फिर मैंने कासिम से कहा, कासिम भाई, अब हमें बीज और एक ट्रैक्टर की जरूरत है। वो बोला, इंजीनियर साहब, बीज तो शहर से लेकर आ जाएंगे, मगर ट्रैक्टर इस पूरे गांव में सिर्फ बड़े जमींदार के पास था, जो कई साल से बंद पड़ा हुआ है। उसमें जंग लगा पड़ा है, शायद वो कभी ना चले। मैंने कहा, मैं एक इंजीनियर हूं और इंजन को ठीक करना ही मेरा काम है। चलिए उसे ठीक करते हैं। कुछ समय और कुछ पुर्जे लगाकर हमारा ट्रैक्टर चलने के लिए तैयार हो गया। फिर हम सब ने कड़ी मेहनत करके खेत की जुताई कर बीज लगा दिए। कुछ दिन के बाद हमारी फसलें आधी तैयार हो चुकी थी। एक दिन कासिम भागते हुए मेरे पास आया और बोला, इंजीनियर साहब, जल्दी चलिए, आपको खेत में कुछ दिखाना है। मैं खेत में गया तो देखा, खेत के बीचों बीच बड़ी सी जगह में हमारी गेहूं की फसल काली पड़कर सड़ चुकी है। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया। कासिम बोला, हमारे खेतों में कीड़ा लग चुका है साहब, जिसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। मैंने कहा, कासिम भाई, अगर कीड़ा लग गया है तो इसमें दवाई छिड़कवाइए। फिर वो बोले, इंजीनियर साहब, हमारी खेती 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर सारे गांव के लोग भी अलग अलग जगह जाकर दवाई छिड़काव करेंगे ना, तो 10 से 15 दिन लग ही जाएंगे और तब तक हमारी सारी फसलें सड़ जाएंगी। 4-5 दिन में ही अगर कीड़े लगी जगह को ढूंढकर दवा डाल दी जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ये सब होना नामुमकिन लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, कासिम भाई, अगर हम आसमान से देखकर दवाई का छिड़काव करें तो? वो बोला, इंजीनियर साहब, आपकी सोच अच्छी है, मगर हेलीकॉप्टर हमारी पहुंच से बहुत दूर है। मैंने हंसकर कहा, कासिम भाई, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, बस कुछ सामान चाहिए। चलो जल्दी शहर चलते हैं। वहां जाकर एक बड़ी सी कबाड़े की दुकान में जाकर जरूरत का सामान लिया और कुछ सामान हमने नया खरीदा। वो सब लेकर हम गांव की तरफ आ गए। कासिम कहने लगा, इंजीनियर साहब, इतने सारे सामान का आप करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, कासिम भाई, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो करने जा रहा हूँ वो मेहनत कामयाब हो जाए। वो बोला, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम सब आपकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। ये कहकर वो सभी मंदिर और मस्जिद की तरफ चले गए और मैं भी लग गया अपने काम में। सारी रात की कड़ी मेहनत के बाद मेरा काम पूरा हो चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ ही सभी गांव के लोग मेरे पास आ गए। मैं उस पत्तों से बने झोपड़े में आराम कर रहा था कि लोगों की चहल पहल से मेरी आंख खुल गई।
और वो सभी कहने लगे, साहब आपने सारी रात किस चीज पर काम किया है? तभी मैंने उस चादर को खींचते हुए कहा, लो खुद ही देख लो। और वो नजारा देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। मैंने एक बहुत बड़ा ड्रोन बनाया था जिसमें एक DSLR कैमरा और खेतों में दवाई छिड़कने के लिए एक 200 लीटर की टंकी लगाई थी। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। कासिम बोला, इंजीनियर साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा ड्रोन नहीं देखा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अरे इंजीनियर साहब ने तो उड़न खटोला बना दिया। और वो सारे लोग खुशी से झूम उठे। अब वक्त आ चुका था उड़न खटोले को उड़ाने का। जैसे ही हमारा ड्रोन हवा में उड़ा, सभी लोग तालियां बजाने लगे। फिर हमने अपने ड्रोन में लगे कैमरे की मदद से उन सभी जगह पर दवाई लगाई जहां जहां फसलों में कीड़ा लगा हुआ था। हमने एक ही दिन में सारी फसलों को दवाई लगा दी थी। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो चुकी थी। सबकी प्रार्थना और दुआएं रंग लाई, जिसके चलते कुछ ही दिन में हमारी फसलें कटने के लिए तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने आधुनिक मशीनें किराए पर मंगवाकर फसलों की कटाई शुरू कर दी। 1 हफ्ता लगा फसलों को काटने में। और फिर ऐसे ही 100 ट्रैक्टर ट्रॉली का भी किराए पर इंतजाम कर दिया हमारी गेहूं की बोरियों को मंडी में ले जाने के लिए। जैसे ही हम मंडी पहुंचे, वहां जाकर हमें पता चला कि सरकारी रेट तो बहुत कम है, जिसमें हमारी मेहनत का पैसा भी नहीं बन पाता। और उस पर फिर मंडी के अधिकारी की कमीशन। मुझे यह सौदा अच्छा नहीं लगा। मैंने वही फैसला कर लिया था कि हम अपनी मेहनत इतने कम में तो नहीं बेचेंगे। कम से कम 3500 रुपये क्विंटल का रेट हो तभी औसत आएगा। और वो लाला सिर्फ 2600 रुपये में खरीद रहा था। मैंने भी सबसे बोल दिया, हम अपने गेहूं को जला देंगे, पर इतने कम रेट में किसी को नहीं बेचेंगे। फिर हम वापस गांव चले आए। कासिम मुझसे कहने लगा, इंजीनियर साहब, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी मंडी से वापस आकर? और गांव वाले भी तो इतने में ही बेच रहे हैं। तभी मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला, कासिम भाई, हमें बिजनेस करना है, बिजनेस। इतनी सी चिल्लर लेकर घर नहीं चल सकता। शायद मेरे अंदर एक किसान ने जगह बना ली थी। मुझे इस गांव को यहां तक लाकर ऐसे तो नहीं छोड़ना था। तभी मुझे सोनिया के पापा का ख्याल आया और मैंने फट से कासिम से बोला, कासिम भाई, कल सुबह शहर चलना है। फिर हम अगली सुबह शहर के लिए निकल गए। मैंने अपने साथ कुछ गेहूं भी ले लिए थे। कासिम बोला, साहब, हम कहाँ जा रहे हैं और आप इस थैली में क्या लेकर आए हैं? मैंने कहा, कासिम भाई, मैं सोनिया के पापा से मिलने जा रहा हूं। अपने अहंकार को दूर रखकर उनसे काम की बातें करने। उनके ऑफिस पहुंचकर उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे विकास, तुम बहुत लेट हो, मगर इतने दिन कहाँ थे? मैंने कहा, वो बात छोड़िए सर, आप ये देखिए। मैंने वो थैला उनकी ओर कर दिया। उन्होंने उस थैली में से मुट्ठी भरकर गेहूं निकाले और हैरान होकर मुझसे बोले, इतनी अच्छी क्वालिटी का गेहूं तुम्हें कहाँ मिला? मैंने कहा, सर, मैं खेती करता हूं और मैं आपको ये बेचने आया हूं। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, तुम्हारा गेहूं बहुत अच्छा है, मगर हम तुमसे नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारे पास 1-2 टन से ज्यादा नहीं होगा। फिर हम अपने पुराने ग्राहक नहीं तोड़ सकते, वो हमारा पूरे साल का कोटा फुल रखते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैंने कहा, सर, मैं कोई छोटा मोटा किसान नहीं हूं, इंजीनियर किसान हूं, और मैं यहां 1-2 क्विंटल का सौदा करने नहीं आया। आप जितना 4 कंपनियों से पूरे साल का कोटा लेते हैं, मैं उतना कोटा आपको अकेले ही अपनी कंपनी से दे सकता हूं। मैं आपसे बिजनेस करने आया हूं, वो भी 5 साल के एग्रीमेंट के लिए। मेरी कंपनी का नाम फुलवारी फार्मर है और जो आप गेहूं देख रहे हैं वो मेरी ही कंपनी का है। जो क्वालिटी आप देख रहे हैं इसकी हमेशा के लिए गारंटी है। पहले ये बताइए,
आप कितने रुपए क्विंटल खरीदते हैं? वो बोले, हम ये क्वालिटी 5,000 रुपये क्विंटल खरीदते हैं। मैंने कहा, सर आप हमसे डील कीजिए। पहले 2 साल आप हमसे 4,000 रुपये के हिसाब से माल लीजिए और अगले 3 साल 4,500 रुपये से डील होगी, और क्वालिटी में कमी आए तो 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गए और बोले, विकास तुम्हारी डील बेहद लाजवाब है, मगर मैं तुमसे फिर भी डील नहीं कर सकता, क्योंकि हम बिजनेस अपने रिश्तेदारों से करते हैं और तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो। उनकी ये बात सुनकर मैं मायूस हो गया और कासिम भाई को लेकर जाने लगा। तभी उन्होंने मुझे रोका और बोले, विकास एक तरीका है हमसे बिजनेस करने का, तुम्हें मेरा रिश्तेदार बनना होगा मेरी बेटी सोनिया से शादी करके। उनकी ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। फिर वो बोले, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूं, इसमें से 5 लाख रुपए तुम्हें मुझे देने होंगे, जैसा कि 1 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था। और तुम्हें मैं बता दूं, मैंने सोनिया और तुम्हारे नाम से एक ग्रोसरी स्टोर लिया था 5 लाख का, इसलिए मैंने तुमसे वो शर्त रखी थी। आज उस स्टोर की कीमत 50 लाख हो चुकी है, जिसे सोनिया अच्छे से संभाल रही है। सच कहूं तो मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता था, जो आज तुम हो चुके हो। ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न था। फिर उन्होंने मुझे गले लगाकर शाबाशी दी। मैं उनसे विदा लेकर वहां से चला आया और गांव में जाकर सारी बात सबको बताई। सभी लोग खुशी के मारे झूम उठे और कुछ दिन बाद हमारे गांव का नाम फुलवारी हो गया और अब यहां से लोग जाते नहीं, काम करने के लिए यहां आते हैं। मैं भी सोनिया के साथ फुलवारी में ही रहता हूं, मगर वो काली बिल्लियां अक्सर दिखाई देती हैं कजरी चुड़ैल के साथ।